क्या दोस्तों आपको पता है विश्व दूरसंचार दिवस यानी कि वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे कब मनाया गया? 16 मई को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? ऑनलाइन ग्रीष्मकालीन कार्यशाला नैमिषा 2021 का आयोजन किसने किया? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 17 मई 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट है यह वीडियो, आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए बिना वक्त गवाए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया गया? प्रतिवर्ष विश्व दूरसंचार दिवस, इंग्लिश में कहे तो वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे मनाया जाता है 17 मई को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 17 मई को, यानी कि आज ही विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जा रहा है। और इस महत्वपूर्ण दिवस का एक और भी नाम है क्या? टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे के रूप में भी 17 मई को मनाया जाता है। तो इस महत्वपूर्ण दिवस से जुड़े हुए और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसा कि विश्व दूरसंचार दिवस मनाने की परंपरा कब शुरू हुई थी? 17 मई 1865 में, लेकिन आधुनिक समय में इसकी शुरुआत 1969 में हुई। और विश्व दूरसंचार एवं सूचना एवं सोसाइटी दिवस तीनों को एक साथ मनाने का निर्णय कब और कहां लिया गया? नवंबर 2006 में टर्की में आयोजित पूर्णाधिकारी कॉन्फ्रेंस में यह विश्व दूरसंचार एवं सूचना एवं सोसाइटी दिवस तीनों को एक साथ मनाने का निर्णय लिया गया। कब? नवंबर 2006 में। और भारत में पहली औपचारिक टेलीफोन सेवा की स्थापना कब हुई थी? 1881 में। वर्ष 2020 के विश्व दूरसंचार एवं सामाजिक सूचना दिवस की थीम क्या रखी गई थी? पिछले साल 2020 में थीम रखी गई थी कनेक्ट 2030 आईसीटीज फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, पिछले साल की थीम। लेकिन हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि वर्ष 2021 के विश्व दूरसंचार एवं सामाजिक सूचना दिवस की थीम क्या रखी गई है? तो इस साल के वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे की थीम यहां पढ़ सकते हैं, एक्सेलरेटिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन चैलेंजिंग टाइम्स। दोस्तों एक बार थीम फिर से पढ़ लीजिए। 2021 की थीम एक्सेलरेटिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन चैलेंजिंग टाइम्स। और आखिरकार यह महत्वपूर्ण दिवस 17 मई को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की स्थापना 17 मई 1865 को हुई थी और इसीलिए प्रतिवर्ष विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है 17 मई को। और ITU यानी कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? स्विट्जरलैंड के जिनीवा शहर में। इमेज में आप देख सकते हैं यह है ITU का हेडक्वार्टर। और वर्तमान ITU के हेड कौन है? तो यहाँ इमेज में देखिए, नाम है हॉलिन जाओ। क्या नाम है? हॉलिन जाओ ITU के वर्तमान हेड है यानी कि अध्यक्ष है। और दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, शंकराचार्य का जन्म कहां हुआ था? शंकराचार्य का जन्म केरल राज्य में हुआ था, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है केरल राज्य। लेकिन शंकराचार्य करंट अफेयर में क्यों आए? क्योंकि हाल ही में अक्षय तृतीया को आदि शंकराचार्य की जन्म जयंती मनाई गई और इसलिए मैंने सोचा कि आपको आदि शंकराचार्य के बारे में पता होना चाहिए। तो आज मैं आपको आदि शंकराचार्य से जुड़े हुए बहुत से फैक्ट बताने जा रहा हूं। देखो, आदि शंकराचार्य ने कौन से संप्रदाय की स्थापना की थी? स्मृति संप्रदाय की। और शंकराचार्य ने महिष्मति में मंडन मिश्र की पत्नी भारती से शास्त्रार्थ किया। और शंकराचार्य का दर्शन है अद्वैतवाद। अद्वैतवाद क्या है? आत्मा और परमात्मा एक ही है, इसी तरह की विचारधारा को अद्वैतवाद कहा जाता है। और आदि शंकराचार्य ने भारत में 4 कोनों में 4 मठों की स्थापना की थी। तो यहां देखिए, यह है कर्नाटक में श्रृंगेरी मठ और गुजरात में शारदा पीठ यानी कि कालिका मठ की स्थापना की। तो
तो उत्तराखंड में ज्योतिर्मठ की स्थापना की और ओडिशा के पुरी में गोवर्धन मठ की स्थापना की थी। तो भारत में स्थित यह आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ और आदि शंकराचार्य का जन्म केरल के कालड़ी में हुआ और उनका अंतर्धान हुआ है दोस्तों हिमालय में। ओके, और यहाँ देखो हिंदू धर्म में मठों की परंपरा लाने का श्रेय आदि शंकराचार्य को दिया जाता है। आदि शंकराचार्य ने भारत के 4 कोनों में 4 मठ की स्थापना की थी। विथ इमेज आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड में बद्रीनाथ में स्थित है ज्योतिष पीठ यानी कि ज्योतिर्मठ, इमेज में आप देख सकते हैं। और गुजरात में द्वारिका में शारदा पीठ स्थित है जिसकी स्थापना भी आदि शंकराचार्य ने की थी। तो यह दोनों मठ हो गए। और भी 2 मठ देख लीजिए कि कर्नाटक के मैसूर में श्रृंगेरी पीठ स्थित है और ओडिशा के पुरी में गोवर्धन पीठ स्थित है। यहां पर पढ़ सकते हैं पुरी पीठ, यहां पर लिखा है गोवर्धन मठ। क्लियर? तो विथ इमेज में आपको इसीलिए समझा रहा हूं क्योंकि आपको समझने में आसानी हो। सही है ना? बौद्ध धर्म से प्रभावित होने के कारण शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाता है। तो यहां भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि किसको प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाता है? आदि शंकराचार्य को। और यहां हम बात करें भक्ति आंदोलन, और भक्ति आंदोलन में कौन से संप्रदाय से कौन से संत जुड़े थे और उन्होंने कौन सा दर्शन दिया? तो देखो शंकराचार्य स्मृति संप्रदाय से जुड़े थे, उन्होंने अद्वैतवाद दर्शन दिया। रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय से जुड़े थे और उन्होंने विशिष्टता द्वैत दर्शन दिया। और निम्बार्काचार्य सनक संप्रदाय से जुड़े थे और उन्होंने द्वैताद्वैतवाद दर्शन दिया। क्लियर? तो यह फैक्ट दोस्तों क्लास 1-2 की एग्जामिनेशन में कूट बनाकर पूछ लिए जा सकते हैं। ओके, तीसरा क्वेश्चन, हर साल 17 मई को निम्न में से किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? प्रति वर्ष 17 मई को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के रूप में मनाया जाता है। यानी कि आज ही 17 मई बोले तो वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। कल 16 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट मनाया गया, लेकिन हम बात करते हैं वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे की। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे 2020 की थीम क्या रखी गई थी? मेजर योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट, लाइव लॉन्गर 2020 के वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे की थीम रखी गई थी। तो हमारे लिए इनसे भी बड़ा क्वेश्चन बन सकता है कि वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे 2021 की थीम क्या रखी गई है? कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, यानी कि 2020 की थीम को रिपीट किया गया है। मेजर योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट, लाइव लॉन्गर 2021 के यह वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे की थीम रखी गई है। और यह वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के बारे में मैं आपको आगे बताऊं तो हाइपरटेंशन का दूसरा नाम क्या है? हाई ब्लड प्रेशर या उच्च रक्तचाप, यह हाइपरटेंशन का दूसरा नाम है। और यह वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाने का उद्देश्य क्या है? लोगों में हाइपरटेंशन के प्रति जागरूकता फैलाने हेतु प्रति वर्ष 17 मई को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया जाता है। और वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे पहली बार कब और किसके द्वारा मनाया गया था? वो भी हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो पहली बार 2005 में वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया गया। किसके द्वारा? वर्ल्ड हाइपरटेंशन लीग के द्वारा यह दिवस मनाया जाता है। और वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे 2019 की थीम क्या थी? नो योर नंबर्स। और हाइपरटेंशन एक साइलेंट किलर है, तो यह बात भी आप याद रख लीजिए। क्लियर? चौथा क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, हाल ही में सुर्खियों में रहे नुक्लुफॉर्म कौन है? इमेज में आप देख सकते हैं, नाम है नुक्लुफॉर्म। यह एक जाने माने पर्यावरणविद है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है नुक्लुफॉर्म बोले तो पर्यावरणविद। लेकिन नुक्लुफॉर्म करंट अफेयर में क्यों आए? क्योंकि हाल ही में व्हिटली अवार्ड 2021 से नुक्लुफॉर्म को सम्मानित किया गया है। नुक्लुफॉर्म नागालैंड के लोंगलेंग जिले के रहने वाले हैं और पर्यावरणविद नुक्लुफॉर्म का चयन व्हिटली अवार्ड 2021 के लिए किया गया है। और व्हिटली अवार्ड किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? वो भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो ब्रिटेन स्थित व्हिटली फंड फॉर नेचर नामक धर्मार्थ संस्थान द्वारा यह व्हिटली अवार्ड प्रति वर्ष दिया जाता है, जो हाल ही में एक भारतीय पर्यावरणविद को मिला है जिसका नाम है नुक्लुफॉर्म। इमेज में देखिए, तो व्हिटली अवार्ड का उद्देश्य क्या है? जमीनी स्तर पर कार्यरत वन्य जीव संरक्षणवादियों का समर्थन करना। और यह व्हिटली अवार्ड पुरस्कार के तहत विजेताओं को क्या प्रदान किया जाता है? तो उनकी पर्यावरण संबंधी परियोजनाओं के लिए
40,000 पाउंड की राशि दोस्तों इस पुरस्कार के तहत दी जाती है, जो इस साल दी जाने वाली है नुक्लुफॉर्म को। तो याद रख लीजिए दोस्तों, नुक्लुफॉर्म नागालैंड के एक जाने माने पर्यावरणविद है और इस साल के व्हिटली अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। और व्हिटली अवार्ड्स को ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है। कौन से नाम से जाना जाता है? ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी व्हिटली अवार्ड को जाना जाता है। और यह पुरस्कार नागालैंड में प्रति वर्ष आने वाले अमूर फाल्कन पक्षियों को स्थानीय शिकारियों से बचाने के लिए एक नए जैव विविधता शांति गलियारे की स्थापना हेतु नुक्लुफॉर्म द्वारा किए गए प्रयासों को मान्यता प्रदान करता है। यानी कि यह महत्वपूर्ण कार्य के लिए नुक्लुफॉर्म को यह सम्मान मिला है। और यहाँ बात आई अमूर फाल्कन। तो अमूर फाल्कन क्या है? अमूर फाल्कन दुनिया की सबसे लंबी यात्रा करने वाले शिकारी पक्षी है। इमेज में आप देख सकते हैं अमूर फाल्कन को। ये सर्दियों की शुरुआत के साथ यात्रा शुरू करते हैं और नागालैंड को फाल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है। तो एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि किस राज्य को फाल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है? नागालैंड राज्य को, क्योंकि अमूर फाल्कन सर्दियों की सीजन में यहां भारत के नागालैंड में आते हैं। पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में हार्ट बीट बिल नामक एक विवादास्पद विधेयक कहां पारित किया गया? हार्ट बीट बिल नामक एक विवादास्पद विधेयक पारित किया गया है अमेरिका के टेक्सास प्रांत में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, टेक्सास प्रांत। और यह हार्ट बीट बिल विधेयक क्या है? तो यहां पर पढ़िए, इफ अ हार्ट बीट इज डिटेक्टेड द बेबी इज प्रोटेक्टेड। यानी कि कोई भी भ्रूण में हार्ट बीट की प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो इसका आप एबॉर्शन नहीं करवा सकते। एबॉर्शन करवाने पर यह विधेयक के तहत सजा मिल सकती है। तो देखो, हार्ट बीट बिल किसी भ्रूण में हृदय संबंधी गतिविधि का पता लगाने पर गर्भपात की प्रक्रिया को प्रतिबंधित करता है। यानी यदि भ्रूण में दिल की धड़कन शुरू हो गई है तो गर्भपात नहीं करवाया जा सकता। और इसी तरह का बिल पारित किया है टेक्सास प्रांत ने। और इस विधेयक के साथ टेक्सास उन दर्जन से अधिक अन्य राज्यों के समूह में शामिल हो गया है जिन्होंने इस प्रकार के प्रतिबंध से संबंधित कानून बनवाए हैं। यानी कि अकेला टेक्सास प्रांत नहीं है, यानी कि दर्जन से अधिक प्रांतों ने इसी तरह का विधेयक पारित किया है। हालांकि इन सभी कानून पर संघीय अदालतों द्वारा रोक लगा दी गई है। यानी कि संघ और प्रांतों के बीच कंट्रोवर्सी सामने आई है। और यहाँ बात करते हैं टेक्सास की। तो टेक्सास अमेरिका का राज्य है। इस देश की राजधानी है ऑस्टिन और इस देश का सबसे बड़ा शहर है ह्यूस्टन। इमेज में आप देख सकते हैं यह है टेक्सास। ओके, और दोस्तों अब आगे बात करते हैं छठे क्वेश्चन की। 16 मई को किसने अपना स्थापना दिवस मनाया? 16 मई को प्रतिवर्ष सिक्किम राज्य अपना स्थापना दिवस मनाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सिक्किम। 2021 में सिक्किम ने अपना 46वां स्थापना दिवस मनाया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, सिक्किम। और सिक्किम राज्य अस्तित्व में कब आया? 16 मई को 1975 के दिन यह राज्य अस्तित्व में आया था। और सिक्किम का गठन किस तरह हुआ? देखो, 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के बाद सिक्किम ने भारत के साथ रक्षा का दर्जा प्राप्त करना जारी रखा। हालांकि 1973 में राज्य में शाही विरोधी दंगे हुए। अंततः 1975 में सम्राट को पदच्युत कर दिया गया। एक जनमत संग्रह के द्वारा यह भारत में शामिल हो गया और सिक्किम भारत में शामिल होने वाला 22वां राज्य था। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि कौन से संविधान संशोधन के तहत सिक्किम हमारे भारत देश का 22वां राज्य बना था? इसका आंसर आज आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और इमेज में देखिए, अनूठे के आकार का यह सिक्किम राज्य। सिक्किम का गठन 16 मई 1975 को हुआ। सिक्किम की कैपिटल का नाम है गंगटोक और सिक्किम के वर्तमान मुख्यमंत्री है प्रेमसिंह तमांग और सिक्किम के राज्यपाल है गंगा प्रसाद। और तिब्बती भाषा में सिक्किम को चावल की घाटी कहा जाता है। क्या? तिब्बती भाषा में सिक्किम को चावल की घाटी कहा जाता है। और सिक्किम की आधिकारिक भाषाएं कौन कौन सी है? नेपाली, अंग्रेजी, सिक्किमी और लेप्चा नेपाल की ऑफिशियल लैंग्वेजेस। और 2016 में सिक्किम भारत में और विश्व में भी पहला पूर्ण जैविक राज्य बना था। यहाँ इमेज में पढ़ सकते हैं,
इंडिया फर्स्ट फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने सिक्किम को पूरा भारत देश का और विश्व का पूर्ण जैविक राज्य घोषित किया था। कब? 2016 में। और सिक्किम के राज्य प्रतीक की बात करें तो सिक्किम का राज्य फूल क्या है? इमेज में आप देख सकते हैं, नाम है नोबल डेंड्रोबियम। और सिक्किम का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो यहाँ इमेज में देखिए, नाम है रोडोडेंड्रॉन। और सिक्किम का राज्य पक्षी है लाल तितर। और सिक्किम का राज्य पशु है लाल पांडा। तो दोस्तों, राज्य प्रतीक से जुड़े हुए क्वेश्चन अक्सर रेलवे एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं, तो यह प्रतीक भी आपको याद रख लेने चाहिए। 7वां क्वेश्चन, सिंगापुर की वन चैंपियनशिप में हैवीवेट विश्व चैंपियन का खिताब किसने जीता? सिंगापुर की वन चैंपियनशिप में हैवीवेट विश्व चैंपियन का खिताब भारतीय मूल के कनाडाई नागरिक अर्जन सिंह भुल्लर ने जीता। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, अर्जन सिंह भुल्लर। इमेज में आप देख सकते हैं, अर्जन सिंह भुल्लर ने किसको हराकर सिंगापुर के वन चैंपियनशिप में हैवीवेट विश्व चैंपियन का खिताब अपने नाम किया है? तो अर्जन सिंह भुल्लर ने ब्रेंडन वेरा को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। और कनाडा के अर्जन सिंह भुल्लर यह कारनामा करने वाले भारतीय मूल के पहले मिश्रित मार्शल आर्ट फाइटर भी बन गए हैं। और अर्जन सिंह भुल्लर पहलवानी से इस पेशेवर कुश्ती में आए। 2010 में दिल्ली में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक उन्होंने जीता था। यानी कि 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स का जो हमारे दिल्ली में आयोजन हुआ, इसमें गोल्ड मेडल जीता था अर्जन सिंह भुल्लर ने। और साथ ही साथ 2012 में लंदन में कनाडा का प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय मूल के पहले पहलवान भी बन गए थे। अर्जन सिंह भुल्लर एक जाने माने पेशेवर पहलवान है। 8वां क्वेश्चन, ऑनलाइन ग्रीष्मकालीन कार्यशाला नैमिषा 2021 किसने शुरू किया? हाल ही में एक ऑनलाइन ग्रीष्मकालीन कार्यशाला जिसका नाम रखा गया है नैमिषा 2021, जिसको शुरू किया है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली अपने ऑनलाइन ग्रीष्मकालीन कार्यक्रम नैमिषा 2021 के जरिए एक आभासी संग्रहालय यानी कि वर्चुअल म्यूजियम स्पेस बना रहा है। यह अनूठा कला उत्सव कलाओं को सृजित करने और उनसे जुड़ने का एक मंच प्रदान करेगा। इस कार्यक्रम की वर्तमान अवधि 17 मई 2021 से लेकर 13 जून 2021 तक की है। यानी कि आपको याद रख लेना है कि नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने नैमिषा 2021 नामक एक ऑनलाइन ग्रीष्मकालीन कार्यक्रम शुरू किया है। और राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, इंग्लिश में कहे तो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट की स्थापना भारत सरकार द्वारा सन 29 मार्च 1954 में की गई। और सबसे पहले नई दिल्ली में एक संग्रहालय खोला गया था, यानी कि एक गैलरी खोली गई थी। इमेज में आप देख सकते हैं। तो आपको यह फैक्ट भी याद रख लेना है कि हमारे राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय की स्थापना कब हुई? 29 मार्च 1954 में इसकी स्थापना हुई। 9वां क्वेश्चन, आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 का उद्देश्य क्या है? यूं तो आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 के बहुत से उद्देश्य है। इनमें से एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है स्वदेशी कोविड वैक्सीन विकसित करना और इसका उत्पादन बढ़ाना। हम सबको पता है कोविड-19 का संक्रमण भारत देश में तेजी से फैल रहा है और इसीलिए कोविड वैक्सीन की जरूरत भी पैदा हो गई है। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य रखा गया है स्वदेशी कोविड वैक्सीन विकसित करना और इसका उत्पादन भारत देश में बढ़ाना। आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 के अंतर्गत कोविड सुरक्षा अभियान की घोषणा की गई है। इसका उद्देश्य स्वदेशी कोविड वैक्सीन विकसित करना और इसका उत्पादन भारत देश में बढ़ाना है। और आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 के अंतर्गत वैक्सीन का निर्माण करने वाले संस्थानों को उत्पादन क्षमता बढ़ाने में वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा। और इससे इस वर्ष सितंबर तक 10 करोड़ से अधिक टीके प्रति माह निर्मित करने की क्षमता बनने की भी उम्मीद है। यानी कि आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 के तहत दोस्तों यह वैक्सीन निर्माता कुछ संस्थान है उनको वित्तीय सहायता दी जाएगी और प्रति माह 10 करोड़ खुराक पैदा हो सकेगी। और इसीलिए आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 लॉन्च किया गया है। 10वां क्वेश्चन, देश में कृषि पर्यटन को विकसित और बढ़ावा देने वाला अग्रणी राज्य कौन है? हमारे भारत देश में
कृषि पर्यटन को विकसित और बढ़ावा देने वाला अग्रणी राज्य है महाराष्ट्र। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी महाराष्ट्र। लेकिन यह क्वेश्चन करंट अफेयर में क्यों आया? क्योंकि 15-16 मई 2021 को वर्ल्ड एग्री टूरिज्म डे मनाया गया। हर साल 16 मई को विश्व कृषि पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 2021 में इस दिवस को निम्नलिखित थीम के तहत मनाया गया है। तो 2021 के वर्ल्ड एग्री टूरिज्म डे की थीम क्या रखी गई है? रूरल वुमेन सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज थ्रू एग्री टूरिज्म। इसी थीम के साथ यह वर्ल्ड एग्री टूरिज्म डे मनाया गया है। और कृषि पर्यटन है क्या? कृषि पर्यटन में शहरी पर्यटक किसानों के घर में रहते हैं। अपने प्रवास के दौरान वे खेती की गतिविधियों, ट्रैक्टर की सवारी, बैलगाड़ी की सवारी में संलग्न होते हैं। इसके अलावा वे लोक गीतों और नृत्यों का आनंद लेते हैं। वे ताजा कृषि उपज खरीदते हैं। इसी को बोलते हैं कृषि पर्यटन, यानी कि शहरी लोग ग्राम्य जीवन का आनंद लेते हैं। और महाराष्ट्र देश में कृषि पर्यटन को विकसित और बढ़ावा देने वाला अग्रणी राज्य है। सितंबर 2020 में महाराष्ट्र ने कृषि पर्यटन नीति यानी कि एग्रो टूरिज्म पॉलिसी पारित की। इसका उद्देश्य क्या था? पर्यटकों को खेती का आनंद प्रदान करना और किसानों की आय बढ़ाने में मदद करना। इसी उद्देश्य के साथ महाराष्ट्र सरकार ने एग्री टूरिज्म पॉलिसी पारित की थी। 11वां क्वेश्चन, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच बन गए हैं रमेश पवार। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी रमेश पवार। इमेज में आप देख सकते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई ने रमेश पवार को टीम इंडिया सीनियर महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त करने की घोषणा की है। सुलक्षणा नाइक, मदन लाल और रुद्र प्रताप सिंह की 3 सदस्यीय क्रिकेट सलाहकार समिति ने आवेदकों का साक्षात्कार लिया और पवार की उम्मीदवारी पर सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की है। यानी कि हमारे भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बन गए हैं रमेश पवार। और यहाँ बात करें बीसीसीआई की, तो बीसीसीआई के वर्तमान सचिव कौन है? जय शाह। बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सौरव गांगुली। और बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र के मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम में बीसीसीआई का हेडक्वार्टर स्थित है। और बीसीसीआई की स्थापना कब हुई? दिसंबर 1928 में बीसीसीआई की स्थापना हुई। और बीसीसीआई का पूर्ण स्वरूप यहाँ पढ़ सकते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया बीसीसीआई का पूर्ण स्वरूप है। 12वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कॉप 26 पीपुल्स एडवोकेट किसको नामित किया गया? पहले तो इस इमेज को देखिए। कॉप 26 का आयोजन कब होने वाला है? 1 से 12 नवंबर 2021 की समयावधि के बीच ग्लासगो में कॉप 26 का आयोजन होगा। और कॉप 26 पीपुल्स एडवोकेट के रूप में सर डेविड एटनबरो को नामित किया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी सर डेविड एटनबरो। इमेज में आप देख सकते हैं। विश्व प्रसिद्ध प्रसारक और प्राकृतिक इतिहासकार सर डेविड एटनबरो को इस नवंबर में ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन के यूके प्रेसिडेंसी के लिए कॉप 26 पीपुल्स एडवोकेट के रूप में नामित किया गया है। आपको नाम नहीं भूलना है, सर डेविड एटनबरो। और एटनबरो ने पहले ही यूके और दुनिया भर में लाखों लोगों को जलवायु परिवर्तन पर कार्य करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारे पृथ्वी ग्रह की रक्षा करने के लिए अपने जुनून और ज्ञान के साथ प्रेरित किया है। और कॉप 26 का पूरा नाम क्या है? पार्टियों का 26वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। इसे हम शॉर्ट में कह सकते हैं कॉप 26, जो आयोजित होने वाला है नवंबर में ग्लासगो में। ओके, 13वां और लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से किस राज्य की पुलिस ने मिशन हौसला अभियान शुरू किया है? हाल ही में उत्तराखंड राज्य की पुलिस ने मिशन हौसला नामक एक अभियान शुरू किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है उत्तराखंड पुलिस। उत्तराखंड पुलिस ने लोगों को कोविड-19 रोगियों के लिए ऑक्सीजन, बेड, वेंटिलेटर और प्लाज्मा प्राप्त करने में मदद करने के लिए मिशन हौसला नामक एक अभियान शुरू किया है। तो इस मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? कोविड-19 रोगियों को ऑक्सीजन, बेड, वेंटिलेटर और प्लाज्मा की आपूर्ति करना। और पुलिस मिशन और राशन के हिस्से के रूप में जनता को कोविड-19 प्रबंधन के लिए दवाइयाँ प्राप्त करने में भी मदद करेगी। इमेज में आप देख सकते हैं। और बात करें उत्तराखंड की,
तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? तीरथ सिंह रावत। और उत्तराखंड की राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य। और दोस्तों, राज्यों से जुड़ा हुआ एक अलग से वीडियो हमारी GK 2020 चैनल पर अवेलेबल है, आपकी जरूरत के लिहाज से आप देख सकते हैं। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, PM किसान योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष कितने रुपए की आर्थिक सहायता किसानों को प्रदान की जाती है? PM किसान योजना यानी कि पूरा नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। और इस योजना के तहत दोस्तों 3 किस्तों में 2-2 हजार रुपये की राशि यानी कि प्रति वर्ष 6,000 रुपये किसानों के खातों में ट्रांसफर किए जाते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन सी, 6,000। लगभग सभी सब्सक्राइबर फ्रेंड ने इसका बिल्कुल सही आंसर दिया है। इनमें से कुछ फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा। तो रीना ए पटेल ने इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में बताया। आरती मकवाना, आपका आंसर बिल्कुल सही। परेश वनकर जी ने भी इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में बताया है। अन्नू शुक्ला, उमा सैनी, इन सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। हमारे और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड है, इनमें से एक है ड्रीम वर्दी ने इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में बताया। रेखा नीनामा, भूमिका मोदी, मित्तल दोंगा, आप सभी का आंसर भी बिल्कुल सही है। हमारे 3 और सब्सक्राइबर फ्रेंड है जिन्होंने इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में बताया। वो है सेनवा संजय, पटेल हितेश कुमार और शेखावत राजवीर। इन तीनों दोस्तों ने इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में बताया। थैंक यू सो मच। और आज की वीडियो का क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। वुमन सिटिंग नियर अ विंडो 1932 में पेंटिंग की गई एक पेंटिंग है। इमेज में आप देख सकते हैं। तो वुमन सिटिंग नियर अ विंडो निम्न में से किस चित्रकार की पेंटिंग है? 4 चित्रकार के नाम आपकी स्क्रीन पर है। आपने सही ऑप्शन चुन लिया है तो आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। और कल ही इस क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था, आपको याद है तो लिख दीजिए। एक बार आप लिख देंगे फिर आप उसे कभी नहीं भूलेंगे। और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो के लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।